हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी में एनसीईआरटी की अहमियत हम सब जानते हैं। तो आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही हाई यील्ड और स्ट्रक्चर्ड रिवीजन टूल साबित होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर और क्रोनोलॉजिकल होने वाला है। हम कवर करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारे और ग्रह का निर्माण, हमारा सौरमंडल, पृथ्वी का विकास और आखिर में जीवन की उत्पत्ति। बस चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? अर्ली थियरीज की बात करें ना तो सबसे बड़ा नाम आता है नेब्युलर हाइपोथेसिस, यानी निहारिका परिकल्पना का। इसको 1796 में जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने दिया था और बाद में मैथमेटिशियन लाप्लास ने इसको थोड़ा रिफाइन किया। मेंस एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही शानदार कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। इस थियरी का बेसिक आइडिया क्या था? यही कि ग्रहों का निर्माण एक धीमी गति से घूमते हुए गैस और धूल के बादल से हुआ है, जो एक नए युवा सूर्य से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरी पर, जिसे हम सब बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हबल ने यह प्रूव किया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक गुब्बारा। सोचिए, एक गुब्बारे पर हमने कुछ निशान लगाए और उसको फुलाना शुरू किया। क्या होगा? वो निशान एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, राइट? बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज के बीच की दूरी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस बिग बैंग के पूरे प्रोसेस को 3 क्विक स्टेजेस में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, बिल्कुल शुरुआत में ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से एटम या सिंगुलर बिंदु के रूप में एक ही जगह पर मौजूद था। फिर आता है दूसरा स्टेज। आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले इस छोटे से बिंदु में एक भयंकर विस्फोट हुआ। और तीसरा, जो कि एग्जाम्स के लिए एक एक्सट्रीमली हाई यील्ड डेटा पॉइंट है, विस्फोट के बाद शुरुआती 3 लाख सालों के अंदर ही टेम्परेचर तेजी से गिरकर 4500 केल्विन तक आ गया और ब्रह्मांड पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, तारे और ग्रह निर्माण। चलिए देखते हैं निहारिका से लेकर ग्रहों तक का सफर कैसा रहा। देखिए, तारों का बनना कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं। अर्ली यूनिवर्स में एनर्जी और मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं था। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भारी अंतर आया। गैसें एक जगह जमा होने लगी और नेब्यूला यानी निहारिका बन गई। फिर क्या था? इन गैस के झुंडों के अंदर सघन कोर यानी डेंस कोर बनने लगे, जो आगे चलकर विशाल घूमते हुए गैसीय पिंड बन गए। और बस वहीं से आज से करीब 5 से 6 अरब साल पहले तारों का निर्माण शुरू हो गया। तारों के बनने के बाद अब आते हैं प्लैनेट्स पर। इनका निर्माण 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, ग्रेविटी की वजह से गैस के कोर के चारों तरफ एक घूमती हुई गैस की डिस्क बन गई। स्टेप 2, ये मैटर कंडेंस होने लगा। यहां एक टर्म जरूर याद रखिएगा, अक्रीशन यानी अभिवृद्धि। छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़कर प्लैनेटेसिमल्स या ग्रहाणु बन गए। और फाइनल स्टेप में यही ग्रहाणु आपस में टकराकर और ग्रेविटी के जरिए जुड़कर उन बड़े ग्रहों में तब्दील हो गए जिन्हें हम आज जानते हैं। तो इससे हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, हमारा सौरमंडल। यहां हम टेरेस्ट्रियल और जोवियन ग्रहों की बात करेंगे। एस्पिरेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि ये कंपैरिजन प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक है। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले हैं पार्थिव या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चट्टान और मेटल के बने हैं और इनकी डेंसिटी काफी हाई होती है। दूसरे हैं जोवियन प्लैनेट्स, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आकार में बहुत विशाल हैं, गैस से बने हैं और इनकी डेंसिटी काफी कम होती है। अब सबसे बड़ा सवाल और क्रूशियल पॉइंट ये है कि आखिर इन दोनों तरह के ग्रहों में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है? इसके 3 मेन साइंटिफिक रीजंस हैं। एक, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स सूरज के बहुत पास थे, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि गैसें कंडेंस ही नहीं हो पाईं। 2, सूरज के पास होने की वजह से सोलर विंड्स इतनी स्ट्रांग थीं कि उन्होंने इन इनर प्लैनेट्स की शुरुआती गैस और धूल को उड़ा दिया
और 3, क्योंकि ये प्लैनेट्स छोटे थे, इनकी ग्रेविटी कम थी, तो जो गैस बच भी गई उसे ये रोककर नहीं रख पाए। चलिए अब सीधे अपने घर चलते हैं। भाग 4, पृथ्वी का विकास। देखते हैं कि एक गर्म चट्टान से हमारी धरती जीवन युक्त कैसे बनी। देखिए, पृथ्वी के एवोल्यूशन की कहानी चंद्रमा के बिना तो पूरी नहीं हो सकती। चांद की उत्पत्ति एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से जुड़ी है जिसे द बिग स्प्लैट या जायंट इम्पैक्ट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ ही समय बाद, लगभग 4.44 अरब साल पहले, एक मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड आकर हमारी धरती से टकराया। इस महाटकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखरा, पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और आगे चलकर वही हमारा चंद्रमा बन गया। उस भयंकर टकराव के बाद शुरू हुआ पृथ्वी के परतों में बंटने का प्रोसेस। इस प्रोसेस को एक बहुत ही कोर एकेडमिक टर्म दिया गया है, डिफरेंशिएशन यानी विभेदन। इसे पक्का याद रखिएगा। हुआ क्या कि टकराव और ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि चीजें पिघलने लगी। इस अत्यधिक गर्मी के कारण भारी डेंसिटी वाले एलिमेंट्स जैसे लोहा पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर यानी कोर की तरफ चले गए और हल्के एलिमेंट्स ऊपर सतह की तरफ आ गए। वक्त के साथ ये ठंडे हुए और सॉलिड क्रस्ट में बदल गए। अच्छा, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कैसे बना? ये भी कोई जादू नहीं था। ये 3 क्लियर स्टेजेस में हुआ। स्टेज 1, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स ने पृथ्वी के अर्ली हाइड्रोजन और हीलियम वाले एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से उड़ा दिया। स्टेज 2, पृथ्वी के गर्म अंदरूनी हिस्से से गैसेस और वाटर वेपर बाहर निकलने लगे। और फाइनल स्टेज, जब जीवन की शुरुआत हुई तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण ने पूरे वायुमंडल के केमिकल मेकअप को ही मॉडिफाई करके रख दिया। यहाँ पर एक और मस्ट नो प्रोसेस है जिसे हम डी-गैसिंग या गैस उत्सर्जन कहते हैं। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी और डिफरेंशिएशन चल रहा था, तब लगातार ज्वालामुखियों से अंदरूनी गैसें और भाप बाहर निकल रहे थे। सोचिए, इसी एक प्रोसेस ने हमारे अर्ली एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और सबसे ज़रूरी वाटर वेपर दिया। लगातार ज्वालामुखी फटने से ये प्रोसेस और भी फास्ट हो गया था। अब समय आता है एनसीईआरटी के ऑफिशियल जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखने का। ये टाइम स्केल सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर एस्पिरेंट्स के लिए ये एक प्राइमरी मेमोराइजेशन एंकर का काम करता है। ये पूरी अर्थ हिस्ट्री को ईयॉन, महाकल्प, कल्प और युगों में सिस्टमैटिकली डिवाइड करता है। इस क्रोनोलॉजी को फ्रेमवर्क में समझना एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित होता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स में अक्सर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइम स्केल के कुछ एब्सोल्यूट हाई यील्ड माइलस्टोन्स पे क्विक नजर डालते हैं। 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग, फिर हेडियन ईयॉन में महासागर और महाद्वीप बने। ऑर्डोविशियन कल्प में पहली मछली आई। क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर विलुप्त हो गए और प्लियोसीन युग में शुरुआती इंसानी पूर्वज नजर आए। इस एग्जैक्ट टाइमलाइन को माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे दिलचस्प भाग पर। भाग 5, जीवन की उत्पत्ति। बायोस्फीयर का एवोल्यूशन एक चेन रिएक्शन की तरह है। ज्वालामुखियों से निकली भाप ठंडी हुई, भारी बारिश हुई और आज से करीब 40 करोड़ साल पहले महासागर बन गए। मॉडर्न साइंस मानती है कि लाइफ का स्टार्ट एक केमिकल रिएक्शन था जिसने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। तो लगभग 380 करोड़ साल पहले पहली लाइफ फॉर्म आई। फिर 250 से 300 करोड़ साल पहले फोटोसिंथेसिस का विकास हुआ और धीरे धीरे करीब 200 करोड़ साल पहले तक समुद्र पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर गए, जो बाद में वायुमंडल में रिलीज होने लगी। और अब इस सब के बाद ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, ज्वालामुखी गैसों में लिपटी एक सुपर हीटेड अराजक चट्टान ने आखिर किस तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जन्म दिया, जो आगे चलकर उस विविध और सुंदर जीवमंडल में तब्दील हो गए जिसे आज हम अपने आसपास देखते हैं। पृथ्वी का ये चमत्कारी बदलाव वाकई भूगोल और विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चलिए, आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलते हैं, अरबों साल पीछे। हम ये देखेंगे कि कैसे एक चट्टानी, गरम और वीरान सा दिखने वाला ग्रह उस खूबसूरत दुनिया में बदला जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। ये कहानी है हमारी अपनी पृथ्वी के जन्म की। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। आज हम जिस नीले ग्रह को जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तो फिर एकदम शुरुआत में ये था कैसा? इस सवाल का जवाब हमें हमारे ग्रह की पैदाइश के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा। चलिए, टाइम में पीछे चलते हैं, लगभग 4.5 अरब साल पहले।
उस वक्त हमारी पृथ्वी एक गर्म, चट्टानी और पूरी तरह से वीरान जगह थी। जरा कल्पना कीजिए, न तो जीने के लिए कोई माहौल था, न ही कोई समंदर, और हवा तो आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम शायद पहचान भी नहीं पाते। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर है महापलायन। ये कहानी है पृथ्वी के सबसे पहले वायुमंडल के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की। एक ऐसा वायुमंडल जो बना और फिर गायब हो गया। तो ये जो पहला वायुमंडल था ना, वो बना था हाइड्रोजन और हीलियम से, जो यूनिवर्स की सबसे हल्की गैसें हैं। ये बहुत ही पतला और फैला हुआ था और इसमें जीवन के लिए जरूरी कोई भी चीज नहीं थी। समझ लीजिए कि ये एक अस्थायी पर्दा था जो बहुत जल्द हटने वाला था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? अगर पृथ्वी के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर था, तो आखिर वो गया कहाँ? इसका जवाब हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की उथल-पुथल में छुपा है। और इसका जो मुख्य कारण था, वो थी सौर पवन, यानी सोलर विंड। इसे ऐसे समझिए कि ये सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक जबरदस्त तूफान था। उस समय हमारा सूरज नया नया था, बहुत ज्यादा एक्टिव था, और उसकी ये सौर पवन इतनी ताकतवर थी कि वो ग्रहों के शुरुआती कमजोर वायुमंडल को उड़ाकर अंतरिक्ष में फेंक सकती थी। तो हुआ ये कि यहाँ दो चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ तो हमारी शुरुआती पृथ्वी का साइज छोटा था और उसकी ग्रेविटी भी कमजोर थी, जिसकी वजह से वो इन हल्की गैसों को पकड़कर नहीं रख पा रही थी। और दूसरी तरफ नए नवेले सूरज से आने वाली शक्तिशाली सोलर विंड ने इस कमजोर वायुमंडल को बस उड़ा ही दिया, और इस तरह पृथ्वी ने अपना पहला वायुमंडल खो दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब आता है दूसरा अध्याय, गैस उत्सर्जन। इस बार नया वायुमंडल कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि वो खुद पृथ्वी के अंदर से, उसकी भीतरी आग से पैदा हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं डी-गैसिंग, मतलब गैस का बाहर निकलना। जैसे जैसे पृथ्वी अंदर से गर्म होती गई, अंदर फंसी हुई गैसें और पानी की भाप लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों के जरिए बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे एक नया घना वायुमंडल बनाने लगी। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा था, लेकिन जबरदस्त पावरफुल था। पृथ्वी के अंदर की गर्मी ने ज्वालामुखी विस्फोटों को जन्म दिया, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन विस्फोटों ने करोड़ों सालों तक पृथ्वी के अंदर से गैसों को बाहर निकाला, जिससे धीरे धीरे एक नया वायुमंडल तैयार हुआ। और ये जो नया एटमॉस्फेयर बना, इसकी बनावट बिल्कुल अलग थी। इसमें पानी की भाप यानी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन खूब सारी थीं। साथ ही मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी थीं। लेकिन सबसे जरूरी बात, फ्री ऑक्सीजन लगभग 0 थी। मतलब अभी भी सांस लेने लायक हवा नहीं बनी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नया घना वायुमंडल है। इसके बाद क्या? इसके बाद आया एक ऐसा मोड़ जिसने धरती का नक्शा ही बदल दिया, महासागरों का जन्म। इसे महान वर्षा का दौर भी कह सकते हैं। तो ये हुआ कैसे? जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वायुमंडल में जो भारी मात्रा में पानी की भाप थी, वो ठंडी होकर बादलों में बदल गई और फिर शुरू हुई बारिश। जरा सोचिए, ऐसी बारिश जो लाखों सालों तक बिना रुके चलती रही। इस जबरदस्त बारिश ने पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया और इस तरह दुनिया के पहले महासागरों ने जन्म लिया। और इस जबरदस्त बारिश का एक और फायदा हुआ। जो वायुमंडल में इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो बारिश के पानी में घुलने लगी। इससे हवा से CO2 कम हुई और हमारी पृथ्वी और भी तेजी से ठंडी होने लगी। ये एक कमाल का फीडबैक लूप था, जिसने हमारे ग्रह को रहने लायक बनाने में बहुत मदद की। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, ऑक्सीजन। ये वो चीज थी जो किसी ज्वालामुखी से नहीं निकली, बल्कि एक बिल्कुल नई ताकत से आई, और वो ताकत थी जीवन। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। करीब 400 करोड़ साल पहले महासागर बने। फिर लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन की पहली झलक दिखाई दी। लेकिन असली क्रांति, जिसने हमारे वायुमंडल को हमेशा के लिए बदल दिया, वो शुरू हुई करीब 300 करोड़ साल पहले, जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत हुई। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, ये समझिए कि एक तरह की नेचर की फैक्ट्री थी। समुद्र में रहने वाले शुरुआती छोटे छोटे जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलना सीख लिया, और इस पूरी प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था, और वो था ऑक्सीजन।
करोड़ों सालों तक ये नन्हे जीव लगातार ऑक्सीजन को समुद्र में छोड़ते रहे। देखिए, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। ये बहुत ही धीमी, बहुत बड़ी प्रोसेस थी। पहले तो समंदरों को पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरना था। सोचिए, करोड़ों सालों तक महासागर इस नई गैस को अपने अंदर सोखते रहे, और जब वो पूरी तरह भर गए तब जाकर ऑक्सीजन हवा में फैलनी शुरू हुई, और करीब 200 करोड़ साल पहले इसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सारी घटनाएं, अरबों सालों का ये सफर हमें लेकर आता है आज की धरती पर। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का नतीजा है जिसे बनने में बहुत लंबा वक्त लगा, और इसी को समझना हमें हमारे आज और आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो आज जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो कैसी है? उसमें करीब 78% तो नाइट्रोजन है और लगभग 21% ऑक्सीजन। बाकी 1% में दूसरी गैसें हैं। ये जो कॉम्पोजिशन है, यही हमारे जैसे जटिल जीवन को सपोर्ट करता है। वो ऑक्सीजन जो कभी लगभग थी ही नहीं, आज हमारे वजूद के लिए सबसे ज़रूरी है। ये जो 21% का नंबर है ना, ये बस एक नंबर नहीं है। ये असल में जीवन का दिया हुआ एक तोहफा है। ये उन करोड़ों अरबों सालों तक काम करने वाले छोटे छोटे जीवों की विरासत है, जिन्होंने धीरे धीरे हमारे ग्रह को बदला और एक जटिल जीवन के लिए रास्ता तैयार किया। और इसी के साथ हम इस कहानी को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। ये नाजुक सा जीवन देने वाला संतुलन, जिसे बनने में अरबों साल लग गए, ये आखिर कितना स्थायी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे ग्रह के अतीत, आज और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है। खैर, उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने एग्जाम प्रिपरेशन को एक मजबूत सॉलिड बेस दिया होगा। बस इसी क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते रहें और अगले चैप्टर्स को भी कवर करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।